हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आई होप कि आप सब ठीक होंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट किया था, मतलब मेनली हम स्टार्ट कर चुके हैं क्लास 9th का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 5 एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंगली, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। और लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था यूनिसेलर और मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स को। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं सेल ऑर्गेनल्स के बारे में। सेल ऑर्गेनल्स एक्चुअल में होता क्या है? सेल के अंदर के जो पार्ट्स होते हैं ना, उनको हम क्या बोलते हैं? सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, तो एक सेल के अंदर कुछ स्पेसिफिक कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? ऑर्गेनल्स बोलते हैं। मतलब सेल के अंदर के पार्ट्स जो एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ फंक्शन को परफॉर्म कर रहे हैं, वो हमारे क्या बोले जाएंगे? सेल ऑर्गेनल्स। मतलब सेल के जो पार्ट्स हैं, जितने भी सेल्स हैं, ठीक है, इस पूरे वर्ल्ड के अंदर, इस पूरी अर्थ के अंदर जो भी लिविंग सेल हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म के, उनके जो सेल के ऑर्गेनल्स होते हैं वो सेम होते हैं। मतलब सेल डिफरेंट हो सकता है, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स हो सकते हैं, बट सेल के अंदर के जो ऑर्गेनल्स हैं और उनका फंक्शन जो है वो सेम ही रहेगा, वो डिफरेंट नहीं होगा। तो सबसे पहले अगर हम फंक्शन की बात करें तो सेल के ऑर्गेनल्स के फंक्शंस क्या होते हैं? नए सेल जनरेट करना, ये काम भी किसका है? सेल ऑर्गेनल्स का है। वेस्ट को क्लियर करना सेल के अंदर से, ये काम भी किसका है? सेल ऑर्गेनल्स का है। एनर्जी को जनरेट करना, ठीक है, उसके बाद जो भी चीज़ें सिंथेसाइज हो रही है सेल के अंदर, उन्हें एक पर्टिकुलर टारगेट तक पहुंचाना, जो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे जब हम इन सेल ऑर्गेनल्स के बारे में स्टडी करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि सेल ऑर्गेनल्स आखिर होते क्या है। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं किसके बारे में? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होता है? एक सेल की जो आउटर कवरिंग होती है किसी भी एक सेल की, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन मीन्स द आउटर वॉल। ओके, ये फ्लेक्सिबल होती है, याद रखना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्लेक्सिबल होती है, आउटर मोस्ट कवरिंग होती है सेल की। ठीक है, ये एक तरीके से गार्ड का काम करती है सेल के अंदर। गार्ड का काम मतलब ये एंट्री और एग्जिट ऑफ मटेरियल्स को अलाउ करती है कि कौन सी चीज़ सेल के अंदर एंटर कर सकती है और कौन सी चीज़ सेल के बाहर जाएगी। ठीक है, तो एक तरीके से ये एक सिक्योरिटी गार्ड का काम कर रही है कि ये सेल के लिए ज़रूरी है तो ये एंटर कर जाएगी, और ये सेल को ज़रूरत नहीं है तो इस चीज़ को बाहर निकाल दो। जैसे कि सेल को ज़रूरत है ऑक्सीजन की ताकि वो एनर्जी जनरेट कर सके, तो वो ऑक्सीजन को अलाउ कर देगी। उसके बाद जब एनर्जी जनरेशन होती है तो सेल क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, जो कि एक वेस्ट मटेरियल है सेल के लिए, तो उसको एग्जिट कर देगी सेल से। समझ आ गया? ये कुछ और भी मटेरियल्स हैं जो कि नीड नहीं है सेल के लिए, तो उनका मूवमेंट प्रिवेंट कर देगी। कि जैसे अगर सेल है, सेल के अंदर पानी की कमी है तो अलाउ कर देगी, लेकिन अगर सेल के अंदर पानी की कमी नहीं है, सेल के पास पूरा पानी है, तो उसे प्रिवेंट कर देगी कि अभी नहीं, ना कोई पानी अंदर जाएगा ना बाहर जाएगा। ये हम अभी डिस्कस करेंगे इन प्रोसेसेस को, बट जो ज़रूरत नहीं है उनको प्रिवेंट भी कर सकती है। इसीलिए इसे सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही एग्जाम में आ सकता है कि वाई सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज ऑल्सो कॉल्ड सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। जैसे कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, सेलेक्टिवली मतलब सेलेक्ट करके, परमिएबल मतलब परमिट करना। ठीक है, तो सेलेक्ट करके परमिट करने वाली जो मेम्ब्रेन है, आउटर मोस्ट कवरिंग है सेल की, उसे क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अच्छा, अब ये बनी किसकी होती है? वन वर्ड में क्वेश्चन आ सकता है आपका। ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बनी होती है जिसे हम बोलते हैं लिपिड्स एंड प्रोटीन्स। ये याद रखना, किसकी बनी होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन? लिपिड्स और प्रोटीन के। अब ये पेज नंबर 53 पे आपके एनसीईआरटी बुक में एक क्वेश्चन है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों बोलते हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ सेलेक्टेड मटीरियल्स को सेल के अंदर, और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जिनको वो मना भी कर देते कि नहीं, सेल को ज़रूरत नहीं है, तो इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम? सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब दो इम्पॉर्टेंट फिनोमिनाज होते हैं, डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होते हैं। ठीक है, जो कि हम अब डिस्कस करते हैं। डिफ्यूज़न अभी हमें आपको सॉलिड लिक्विड गैस चैप्टर पढ़ाऊंगे ना, तो आप उसके अंदर भी पढ़ोगे। ठीक है, तो उसमें थोड़ा डिफरेंट है, इसमें थोड़ा डिफरेंट है। मतलब वैसे तो सेम ही है। डिफ्यूज़न इज अ डिफ्यूज़न। डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है? किसी भी सब्सटेंट का जो है क्या बोलते हैं? स्पॉन्टेनियस मूवमेंट। बट लिटिल बिट थोड़ा सा डेफिनेशन में डिफरेंस है, जो हम क्लियर कर लेंगे जब हम सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ेंगे। तो अभी हम बायो के अकॉर्डिंगली पढ़ते हैं कि डिफ्यूज़न एक्चुअल में होता क्या है।
ये स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है सब्सटेंसेस का, मटेरियल का, फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, मतलब जहाँ पे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है। अब ज़्यादा है तो ज़्यादा वाले को तो ज़रूरत नहीं है, तो क्या करेगा, ज़्यादा वाला कहेगा ऐसा करो जिसके पास कमी है ना उस जगह पे तुम चले जाओ, तो उसको हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, सब्सटेंसेस का जो मूवमेंट होता है फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। हायर कंसंट्रेशन का मतलब जहाँ पे उनकी जो है अमाउंट ज़्यादा है, और वो कहाँ पे जा रहे हैं, टू द लोअर कंसंट्रेशन, जहाँ पे उनका जो है कंसंट्रेशन लो है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूज़न। तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है गैशियस एक्सचेंज में विदिन द सेल, बिटवीन द सेल एज वेल एज इन द सेल एंड इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो ये याद रखना, डिफ्यूजन किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ गैशियस एक्सचेंज। गैशियस एक्सचेंज का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर लाना सेल के अंदर, और सॉरी गलत बोल दिया मैंने, ऑक्सीजन को सेल के अंदर लाना एनर्जी जनरेशन के लिए, और एनर्जी जनरेट होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकालना। कोई डाउट? ओके। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस आ जाता है ओस्मोसिस। ठीक है, ओस्मोसिस क्या होता है, जब वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, ठीक है, थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दैट इज नोन एज ओस्मोसिस। याद रखना, गैशियस एक्सचेंज, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक्सचेंज हो रहा है दैट इज ड्यू टू द डिफ्यूजन, बट जो वाटर का एक्सचेंज हो रहा है सेल के अंदर दैट इज ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है, जैसे कि प्लांट्स के जो रूट्स के अंदर होता है, प्लांट्स के रूट्स क्या करते हैं, पानी को सॉइल से लेते हैं, तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म फ्रेश वाटर में रहते हैं, ठीक है, तो उनके अंदर भी जो एक्सचेंज ऑफ चीज़ें मटेरियल होता है दैट इज थ्रू ऑस्मोसिस। क्लियर है? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे, ऑस्मोसिस नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन है टुवर्ड्स अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। याद रखना, ठीक है, ऑस्मोसिस नेट डिफ्यूजन ऑफ वाटर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टुवर्ड्स अ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। यहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन की बात हो रही है, सॉल्वेंट की बात नहीं हो रही है। सॉल्यूट कंसंट्रेशन का मतलब पानी की कमी है। ठीक है, तो वाटर का जो एक्सचेंज होगा, वाटर का जो मूवमेंट होगा वो कहाँ होगा, जहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, सॉल्वेंट नहीं। सॉल्वेंट ज़्यादा है मतलब पानी पूरा है उसके पास, सॉल्यूट ज़्यादा है इसका मतलब पानी की कमी है। तो इट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन प्रोसेस। ठीक है, ये नेट डिफ्यूजन प्रोसेस है जिसमें क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा है। कोई डाउट? अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ समझा देती हूँ। ये हाँ जी, तो ये हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन यहाँ आ गया। उसके बाद ऑस्मोसिस फॉलो करता है लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। ठीक है, ये याद रखना, ये भी आ सकता है एग्जाम में कि ऑस्मोसिस कैसे फॉलो करता है लॉ ऑफ डिफ्यूज़न। मेनली इसके अंदर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होता है सब्सटेंसेस का फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जैसे गैसियस में था ना, डिफ्यूज़न में भी क्या था, क्या कहा था मैंने, जहाँ पे कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेज होगा थ्रू टू द लोअर कंसंट्रेशन, ऐसे इसके अंदर हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आई थिंक आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हो। ठीक है, आई विल क्लियर योर ऑल डाउट्स। और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन जो कि आपके ऑस्मोसिस पर डिपेंड करते हैं, हाइपोटोनिक, आइसोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय।